हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज जनाब आप लोगों की ख़ास रिक्वेस्ट पे, भरपूर रिक्वेस्ट पे आई शुड से दैट, कि मैंने आज ओईटी की एक वीडियो तैयार की है ओईटी की गाइडलाइन के लिए, क्योंकि बार बार लोगों का क्वेश्चन आ रहा है पूछने के लिए कि ओईटी के पे गाइड करें, ओईटी पे गाइड करें। तो आज मैंने सोच लिया है कि आज से मैं ओईटी की जो है ना 1 बाय 1 करके मैं उसके जो है ना वो तैयार करूँगी। तो आज मैंने देखें, सबसे पहले आपको ये बताऊँगी, अगर आपने ओईटी करना है तो आपको पहले सबसे पहले ओईटी ऑनलाइन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। वहाँ पे वो आपसे आपका डाटा मांगेंगे, आपका आइडेंटिटी कार्ड या पासपोर्ट। मेरी सजेशन है आपको आप अपने पासपोर्ट से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, क्योंकि पासपोर्ट तो हमारा सेम रहता है, आइडेंटिटी जो है वो हमारी चेंज होती रहती है कंट्री वाइज। अगर आप पाकिस्तान में तो पाकिस्तान का, सऊदीया में तो वहाँ पे सऊदीया का इकामा चलेगा। तो आप बेटर है कि अपनी पासपोर्ट से जो आइडेंटिटी को शो कीजिएगा। और फिर आपसे आपकी लेटेस्ट पिक्चर मांगेंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि लेटेस्ट पिक्चर दें। बहुत पुरानी आपके पास पिक्चर ना हो, ताकि जब आप एग्ज़ाम डे पे जाएं तो वहाँ पे दोबारा वो आइरिस स्कैनिंग और फेस स्कैनिंग करते हैं, ताकि वो आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो मैचिंग में। और इसके दौरान जब आपने फ़र्ज़ करें अभी आप अकाउंट बना रहे हैं, आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है और कुछ महीने बाद पासपोर्ट नया बन जाता है, तो आपने ओईटी की दोबारा अपने अकाउंट पे जाके अपनी प्रोफाइल में अपना जो पासपोर्ट का नंबर है उसको चेंज करना है, वरना आप जब एग्ज़ाम डे पे जाएंगे तो वहाँ पे वो उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है फिर। तो एक प्रॉब्लम से बचने के लिए उस फेज़ से आप ना गुजरें, तो आपको ये बात पहले बता रही हूँ ताकि ये चीज़ें आप कर लीजिएगा। जैसे आपको पता है कि ओईटी के 4 पार्ट्स हैं, 4 मॉड्यूल्स हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। तो रीडिंग काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस थे, सेपरेटली लोग मुझे मैसेजेस इंस्टा पे भी कर रहे हैं कि रीडिंग के बारे में आप बताएं कि कैसे करना है, पार्ट ए को, पार्ट बी को और पार्ट सी को। कुछ लोग पार्ट ए में बहुत अच्छे हैं, मैं बजाते खुद पार्ट ए में बहुत अच्छी थी, पार्ट सी में मैं अच्छी नहीं थी और पार्ट बी में भी मैं ठीक थी। तो कई लोग पार्ट ए में अच्छे हैं, कई लोग पार्ट सी में अच्छे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको पार्ट ए डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट आपको करनी पड़ती है। 15 मिनट मिलते हैं और 20 क्वेश्चन होते हैं और 4 पैराग्राफ्स होते हैं। पार्ट ए में आपको 15 मिनट मिलते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं और उसके 4 पार्ट्स आते हैं, 4 पैराग्राफ्स होते हैं। यानी पार्ट ए के अंदर पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4, छोटे छोटे से, बहुत छोटे भी नहीं, मतलब छोटे छोटे पैराग्राफ होते हैं। और हर पैराग्राफ के अंदर का ऊपर पहले एक टाइटल होता है, और वो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पैराग्राफ जो हैं वो चारों एक ही जैसे पैराग्राफ हो, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो एक ही भी हो सकते हैं, एक ही डिजीज़ के बारे में भी हो सकते हैं। तो ये कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है। बाकी ये है कि 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन को उन्होंने डिवाइड किया हुआ होता है 3 पार्ट्स में, 1 से 7, 7 से 14 और फिर 15 से 20, इस तरह कर। अब आपने क्या करना है, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए क्या टिप्स हैं। पार्ट बी और सी को हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पार्ट ए वो पार्ट है जहाँ से आप अपने मैक्सिमम नंबर खींच सकते हैं। अगर 20 नंबर पार्ट ए में है तो इसका मतलब है पार्ट बी और पार्ट सी में बाकी 20 नंबर हैं। तो पार्ट ए में आपका आधे नंबर जो हैं टेस्ट के वो टोटल वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इसलिए आपको पार्ट ए पे फोकस करना पड़ेगा। इवन आपको डिफ़िकल्ट भी लगता है तो, लेकिन आप उसकी ट्राई करें, कोशिश करें, उसकी प्रैक्टिस करें, वो हो जाएगा। टिप नंबर 3 ये है कि अच्छा, आपने, मेरा अपना पर्सनली, ये मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैं खुद पर्सनली भी करती थी और जो मैंने आप लोगों के लिए इंटरनेट पे लोगों के रिव्यूज़ देख के वहाँ से सर्च भी किया है कि यही टेक्निक्स भी हैं बेसिकली। तो पार्ट ए को हल करने की जो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आपने पार्ट ए को स्टार्ट करना है टाइटल की रीडिंग से। आपने सबसे पहले टाइटल उसका रीड करना है। आपने समझना है कि बेसिकली ये क्या टाइटल, इस पैराग्राफ में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। जैसे 4 डिफरेंट अगर पैराग्राफ आए हैं, अगर आपको आया है पहला पैराग्राफ है आपका अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड, हो सकता है आपका लास्ट पैराग्राफ रिस्ट्रेन से रिलेटेड हो सकता है कि चारों सेम ही हो। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आया तो शुरू में ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन चिल्ड्रन हो सकता है, सेकंड पैराग्राफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन अडल्ट्स। तो आप जब पैराग्राफ का टाइटल पढ़ें तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पैराग्राफ के अंदर किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे अगर पैराग्राफ का टाइटल है ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन अडल्ट्स, तो आपको पता हो कि इसमें अडल्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा और जो भी क्वेश्चन अडल्ट से रिलेटेड आपको नज़र आएगा वो आप इस पैराग्राफ में जाएंगे। मतलब आपने फ़ौरन से किसी और पैराग्राफ की नई तरफ देखना, आपने इस पैराग्राफ की तरफ आ जाना है। टाइटल आपके जहन में हो चारों पैराग्राफ के पहले।
ठीक है, ये थी टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 ये है कि आपने जो रीडिंग स्टार्ट करनी है अपने पैराग्राफ्स की, उसमें आपने एक टेक्निक अपने जहन में रखनी है कि स्किम एंड स्कैन की आपने टेक्निक यूज़ करनी है। आपने जब पैराग्राफ 1 है जैसे उसको पढ़ेंगे, जैसे कि पैराग्राफ 1 है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन अडल्ट्स, तो उसमें आपने ये नहीं करना कि शुरू हो जाए पूरा पैराग्राफ पढ़ने के लिए, नहीं, टाइटल पढ़ा और अपने जहन में टाइटल रख लिया आपने, और न आपने पहली 2 लाइनें पैराग्राफ की मैक्सिमम उसको पढ़ लें। सारा पैराग्राफ उस टाइम पे आपने नहीं पढ़ना, 2 लाइनें पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर क्या चीज़ जो है वो डिस्कस होने वाली है। इसी तरह सेकंड, इसी तरह थर्ड और इसी तरह फोर्थ पैराग्राफ। ठीक है, आपने सिर्फ इनके टाइटल्स पढ़े, और जब रीडिंग की टेक्निक पे जाना है तो आपने स्किम एंड स्कैन की टेक्निक यूज़ करनी है। स्कैनिंग ऐसे जैसे क्विकली आपने पैराग्राफ पे नज़र दौड़ानी है कि अंदर कौन कौन से आपको कीवर्ड्स नज़र आ जाए, और पूरा सेंटेंसेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं। चारों पैराग्राफ में आपने यही टेक्निक जो है ना वो यूज़ करनी है, स्किम और स्कैन की, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ें और फिर आप क्वेश्चंस पे जाएं। चलते हैं, तो टिप नंबर 3 ये है कि आपने जब क्वेश्चन पढ़ा, अगर तो वो फिल इन द ब्लैंक्स है या ट्रू और फिल इन द ब्लैंक्स है फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर आपको कुछ लिखना है, तो आपने सेम वही वर्ड लिखना है जो आपने पैराग्राफ में पढ़ा है, या सेम वही 2-3 वर्ड या सेंटेंस जो भी उन्होंने मांगा हुआ है, जिस तरह का भी आंसर उसमें मांगा हुआ है वही आपने लिखना है। आपने ना तो स्पेलिंग चेंज करना है, ना तो इज़ एम आर चेंज करना है, ना तो खुद से उसकी कोई साबका लाका बना के तो आपने उसको लिख देना है वहाँ पे। यू हैव टू राइट इट सेम as you will read the sentence in the paragraphs. No need to change even a single alphabet, or no need to change even a single preposition or anything, or any arrangement of the sentence. You have to write it as it is you have read in the reading paragraphs. Okay, ये थी आपकी टिप नंबर 3। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब टिप नंबर 4 हम उसे कह सकते हैं कि आप अपने जहन में जब आप रीडिंग का मॉड्यूल शुरू करें, अपने जहन में ये आप बिठा लें कि बी प्रिपेयर टू स्किप द क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 से 7 क्वेश्चन जब पढ़ रहे हैं तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स उस टाइम फ़ौरन से मिल जाएंगे, नहीं। हो सकता है आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ना मिले जब आप उसको ढूंढने लगें, तो आप उसको छोड़ दें, उस पर टाइम नहीं आपने वेस्ट करना, क्योंकि आपके पास पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 15 मिनट होते हैं, और 15 मिनट के बाद वो पार्ट ए जो है वो वापस ले लेते हैं। उसके बाद आपको बी और सी पकड़ाया जाता है रेस्ट ऑफ 30 मिनट्स। टोटल 45 मिनट्स का ये मॉड्यूल चलता है, और उसमें 15 मिनट पार्ट ए के हैं और 30 मिनट जो है बी और सी के हैं, और उसमें पेपर आपके पास रन नहीं देते, 15 मिनट के बाद वो ले लेते हैं। तो उसमें आपने अपने जहन में रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन मिस करना पड़ता है तो उसको मिस कर दें। हो सकता है आप किसी और क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाए, तो आप उस टाइम उसको लिख सकते हो। तो टाइम आपने वेस्ट नहीं करते रहना कि आप उसी एक का आंसर जो है वो 4 मिनट ढूंढ रहे हैं, टाइम नहीं आपने बिल्कुल भी वेस्ट करना। इफ़ यू आर वेरी श्योर दैट यू नो वेयर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यू गो फॉर इट। इफ़ यू आर नॉट श्योर वेयर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जस्ट स्पेंड maximum 20 seconds on that, otherwise move on to the next question. No need to waste time on that question. Okay, सो ये थी आपकी टिप नंबर 4। और टिप नंबर 5 ये मेरी पर्सनल इस्तेमाल की हुई टिप है, और जो कि मैंने अपनी काफ़ी दोस्तों को भी बताई है, जिसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये वाकई ही इससे उनको बेनिफिट हुआ है। ये मेरी पर्सनल टिप है, पता नहीं ये इफेक्टिव हो या ना हो। जिन लोगों को प्रॉब्लम है रीडिंग में, ये इसको ट्राई करके देखें, हो सकता है कि ये आप लोगों को इफेक्टिव लगे। आप ऐसा करें कि आप जो रीडिंग ऑफ क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन को देखें, ऐसा ना करेंगे आपको पेपर मिला, टॉपिक्स आपने टाइटल्स पढ़ लिए, अब आप रीडिंग ऑफ पैराग्राफ पे मत जाएं। अब आप क्वेश्चन को पढ़ें और फिर उस टाइटल के हिसाब से उस पैराग्राफ में जाएं, और उस क्वेश्चन को जहन में रखते हुए आप सिर्फ स्कैनिंग और स्किमिंग की टेक्निक से उस आंसर को ढूंढें। अगर आंसर आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड, फिर सेकेंड आंसर पे जाएं। अगर कि लोगों को ये प्रॉब्लम, ये इस तरह से डिफ़िकल्ट भी लग रहा है, तो आप जो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है ना, एक क्वेश्चन आते हैं 1 to 7, उसमें वो फिल इन द ब्लैंक मांगते हैं। फिर एक क्वेश्चन आते हैं कि ट्रू और फॉल्स भी आते हैं समटाइम 2-3 वर्ड्स का आंसर मांगा हुआ होता है, या पूरा पूरा सेंटेंस भी डिमांड किया हुआ होता है। और फिर नीचे एक लास्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो उसमें 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वो पूछ रहे होते हैं कि ये चीज़ कौन से पैराग्राफ में डिस्कस की हुई है। उसमें आपने सिर्फ पैराग्राफ ए बी सी या डी लिखना था। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ऐसा आया कि जिसमें वो लिख रहे हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी कंप्लीटेड इन 3 to 4 hours इज डिस्कस्ड इन द पैराग्राफ डैश। कौन से पैराग्राफ में डिस्कस की हुई है, ए में, बी में, सी में या डी में। अब जब ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाले जो क्वेश्चंस है, इनको आप एंड पे बिल्कुल सॉल्व करें जब आपके पहले दोनों पार्ट जो है ना क्वेश्चंस के पूरे हो जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू और फॉल्स जो भी उन्होंने मांगे हुए हैं।
क्योंकि तब तक आप ऑलरेडी जो है अपना ऑलमोस्ट 90% ऑफ जो चारों पैराग्राफ है वो पढ़ चुके हुए होंगे, तो आपको पता होगा कि ये कहाँ पर डिस्कस किया है. when the time when you are searching for other answers, you know where it was being discussed, in which paragraph or in which place, so you will be very well aware that where is the answer of this question. तो इस तरह से आप ये वाला पार्ट पहले मत इस पे वेस्ट कीजिएगा कि कहाँ पे इसको डिस्कस किया गया, और अपनी जो स्टार्ट ऑफ एग्ज़ाम है ना वो अपनी क्वेश्चन को रीड करके फिर आप रीडिंग की तरफ जाइएगा पैराग्राफ की, अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ द पैराग्राफ, उसके हिसाब से. ऐसा नहीं आपने करना कि पहले रीडिंग करें और बाद में क्वेश्चन पढ़ें, पहले क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद में रीडिंग पे जाएं. क्वेश्चन 1 2 3 4 और सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ने, 1 बाय 1 करें. जिसका आंसर मिलता है उसको करते जाएं, जिसका नहीं मिलता उसको छोड़ते जाएं, क्योंकि जिसका मिलता जाएगा उसको पढ़ने के दौरान यू विल क्रॉस थ्रू द अदर आंसर्स एज वेल जो आपने मिस किए हुए थे ऑलरेडी. ठीक है. तो और जनाब जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि प्रैक्टिस करें एटलीस्ट. अगर आपको पार्ट ए में डिफ़िकल्टी लगती है तो कोशिश करें कि रोज़ाना पार्ट ए के 1 या 2, सिर्फ पार्ट ए के 1 या 2 जो है ना वो आप 1 या 2 पेपर्स की प्रैक्टिस करें. पार्ट ए के रोज़ाना 1 या 2 पेपर्स की आप प्रैक्टिस करें एटलीस्ट. देखिए अगर आपने अपनी डेली का टाइम एक सेट किया हुआ है कि 1 घंटा आपने रोज़ाना की स्टडी देनी है, तो आप जिस दिन आप रीडिंग कर रहे हैं और आपको लगता है पार्ट ए डिफ़िकल्ट है, तो पार्ट ए के 2 से 3 मॉड्यूल आप सिर्फ पार्ट ए के कर लें. और मैंने जिन लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया इंस्टा पे, मैं उनसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया था. मैंने उनको यही सजेशन दिया है कि आप पहले प्रैक्टिस मॉड्यूल करें 3 और उसमें से ख़ुद को एनालाइज करें, अपने खुद का मॉक टेस्ट करके बताएं कि आपको कौन सा मॉड्यूल ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है वो पेपर हल करने से, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग या स्पीकिंग. और फिर उसके हिसाब से अपनी टाइम एलोकेशन करें कि आपको डेली बेसिस पे कितना टाइम चाहिए और कौन से मॉड्यूल को ज़्यादा टाइम चाहिए. तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो और आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ आया होगा. और रीडिंग से रिलेटेड, पार्ट ए से रिलेटेड अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इंशाल्लाह ताला पार्ट बी और पार्ट सी को जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे. और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें. और क्या, थैंक यू, टाटा, बाय बाय.